हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और हमारा जो ये कोर्स है इसमें आज हम डे सेकंड पे आ गए हैं। और मैंने आपको बोला था कि बेसिक की जो है कम से कम आपकी 8 से 10 वीडियोस होने वाली हैं, ठीक है, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आज हम डे सेकंड पे हैं और आज हम कुछ अलग अलग चीजों के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस में मैं एक भी मिनट आपके लिए खराब करना नहीं चाहता, ठीक है। चलो, तो आज हम देखेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस, कि भाई सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। पहले थोड़ा सा प्रोसेस जानेंगे, उसके बाद आगे फिर हम और टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप जानते हैं कि इंग्लिश में होते हैं क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, जानते हैं ये बात तो, है ना। अल्फाबेट्स कहते किसको हैं, पता है आपको? अल्फाबेट्स किसको कहते हैं, बताओ मुझे जरा। अल्फाबेट्स किसको कहते हैं? देखो, आपके होते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स जो होते हैं कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ए से लेकर जेड तक। कितने होते हैं? ए से लेकर जेड तक। टोटल कितने वर्ड्स होते हैं, मतलब लेटर्स होते हैं इसमें? 26 लेटर्स होते हैं, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे 25 होते हैं, ना। तो भी एक बार दोबारा से नर्सरी क्लास का कायदा पढ़ लो, आपको 26 ही दिखेंगे उसमें, ठीक। अब देखो, ये जो अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, देखो अगर हम इनको एक एक करके देखें, ए बी सी डी। एक बात और आपको याद रखनी है, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपको पर्टिकुलर चीज का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर चीज का नाम भी पता होना चाहिए। अब जैसे यदि इनको एक साथ देखेंगे, लैंग्वेज में जितने भी शब्द हैं इनको एक साथ देखेंगे तो इनको बोलेंगे अल्फाबेट्स, ठीक है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर ए को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी को देखेंगे, डी को देखेंगे, ऐसे ही जेड तक देखेंगे, एक एक शब्द को, यानी कि एक एक लेटर को अलग अलग, तो इनको फिर क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लेटर्स। तो एक एक शब्द को अगर एक एक लेटर को अगर देख रहे हैं तो लेटर बोलेंगे अल्फाबेट में। और अगर पूरा एक साथ आप देख रहे हैं ए से लेकर जेड तक 26 है टोटल, इनको अल्फाबेट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं, बाकी ये इतना जरूरी नहीं है, ये तो पूछा भी नहीं जाता। अब देखो, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इन अल्फाबेट्स से मिलकर ही आपका वर्ड बनता है। ये जो वर्ड है ये बनता कैसे है? देखो, आप कोई भी वर्ड लिखो, जैसे मैंने लिखा सन, एक मैंने लिखा सन, है ना, एक सूर्य वाला है और एक बेटा वाला है, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा ग्रीन, क्या लिखा? ग्रीन। एक मैंने लिखा बॉय, बहुत नॉर्मल से शब्द है, ठीक है। फिर एक मैंने लिखा कम, क्या लिखा? कम। अब ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे बने कैसे हैं, ये देखो, इन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल तो क्या है, 1 2 3 लेटर्स का इस्तेमाल करके मैंने एक क्या बना दिया? वर्ड बना दिया। 1 2 3, यहां पे भी 3 है, 1 2 3 4, है ना, और अगला है 5। तो यहां पे 5 हमने लेटर्स का इस्तेमाल किया और एक वर्ड बना दिया। इसमें भी 3 है और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारे लेटर्स थे उनको इस तरह से अरेंज किया कि उनका एक मीनिंगफुल कोई हम वर्ड बना सके। अब देखो, जैसे ये ग्रीन है, या फिर ये जैसे बॉय है ना। अब बॉय में ऐसे में लिख दूं OYB, भाई इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, तो कोई वर्ड कहला देगा? नहीं, ये वर्ड नहीं कहलाएगा। भाई देखो, हम उसी चीज को वर्ड बोलेंगे जिसका कुछ मीनिंग निकलेगा। क्या निकलेगा? मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अब जैसे ग्रीन लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले लिख दूं EE, फिर लिख दूं G, है ना, फिर लिख दूं N, फिर ठीक है, फिर लिख दूं R। अब देखो, इसको कोई मीनिंग निकल रहा है? कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, ठीक। तो इसको हम एक वर्ड नहीं बोल सकते। जिसका कुछ मीनिंग निकलेगा वो ही आपका क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक वर्ड्स के बारे में हमने सीखा। सबसे पहले इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक 26 आपके लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो लेटर्स हैं इनको यदि हम इस तरह से ग्रुप में अरेंज करें कि एक मीनिंगफुल कुछ ऐसा बन जाए जिससे मीनिंग निकल जाए, तो वो जो हमने बोला उसको हमने वर्ड बोल दिया। क्या बोल दिया? वर्ड। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर वर्ड से सेंटेंसेस, हाँ वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बनती है, वो है फ्रेज, ठीक है। फ्रेजेस, फ्रेजेस सुना? फ्रेजेस के बाद बनते हैं आपके क्लोजेस, क्लोज बोल देते हैं जिसको नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज का मतलब क्या है ये आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी फ्रेज का मतलब आप ये समझ लो कि फ्रेज एक पूरा सेंटेंस नहीं होता है। फ्रेज एक पूरा सेंटेंस नहीं होता है ना। फ्रेज में क्या होता है, 2-3 शब्द को ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला, देखो, जैसे मैंने लिया इन, ये भी 2 लेटर से मिलकर बना हुआ वर्ड है ना। मैंने बोला इन द, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला बुक, क्या बोल दिया? बुक, इन द बुक, इन द बुक। अब बुक को भी मैंने बनाया है, दा को भी और इनको भी। देखो, इसका एक मीनिंग तो है, मीनिंग है ना,
इन द बुक, यानी कि किताब में, लेकिन हमें ये नहीं पता किताब में क्या। तो ये जो आपके ये होते हैं ना, ये फ्रेजेस, ये मीनिंग तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। इनका जो मीनिंग का अर्थ है वो अर्थ तो निकलेगा लेकिन अधूरा होगा। और दूसरी बात, इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रेजेस में सब्जेक्ट वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना, इन द ग्राउंड, ऑन द टेबल, है ना, ऑन द फ्लोर, तो ये जितने भी ऐसे आप बोलते हैं ये सब के सब फ्रेजेस हैं। ये एक से तो नहीं बनेगा, 2, 3 या 4 वर्ड्स का ऐसा समूह होता है जिसका कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, और उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। ऐसे कुछ शब्दों का मिला के हम एक छोटा सा फ्रेज बना देते हैं, इसको ही बोलते हैं फ्रेज। कुछ नहीं होता फ्रेज, ठीक है, यही होता है। बाकी आगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो, आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। फिर आता है क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में देखो, ये फ्रेज तो है ही है, क्लॉज में आई जाएगा अंदर, ठीक है। फ्रेज क्लॉज क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी चीज में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो उसको हम क्लॉज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लॉज। देखो मैंने बोला ही इज मैंने बोला कमिंग, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसमें ये सब्जेक्ट है ही, हाँ भाई मुझे सब्जेक्ट मिल गया, इसमें मुझे वर्ब मिल गई ना वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो मैंने वर्ब भी मिल गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्रेज बोल सकते, सॉरी क्लॉज बोल सकते हैं। क्या? क्लॉज। लेकिन आगे देखो, ही इज कमिंग फ्रॉम द, द लगा लो, ठीक है, फ्रॉम द स्कूल। अब देखो यहां पे मैंने ये 3 वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखा, स्कूल से। तो यहां पे देखो ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं फ्रेज बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? फ्रेज बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसको नहीं बोल सकते अगर पूरे को एक साथ देखोगे, क्योंकि इसमें वर्ब भी है सब्जेक्ट भी है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका क्लॉज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। एक चीज और देखो, अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने देखा है कि भैया अल्फाबेट से बने वर्ड, वर्ड से बने फ्रेज, फ्रेज से आप फ्रेजेस में ही आप जो क्लोज हैं वो होते हैं, ठीक है। अब क्लोजेस से मिलकर एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। अब सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब है जो अपने आप में एक पूरा मीनिंग दे दे, एक अर्थपूर्ण कुछ हमें भाव निकाल के दे दे, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला आई एम या फिर मैं बोल सकता हूं, देखो छोटा सा लिखते हैं, मैंने बोला राहुल, ठीक है, इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय एंड ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। मैंने बोला राहुल इज अ गुड बॉय एंड ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। अब यहां पे देखो, राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और आगे इज क्या है? आपकी वर्ब है। अब कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, लेकिन है तो वर्ब ही, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मुझे मिला, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे? ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको क्लोज बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, इज ए गुड बॉय, ठीक है। आगे देखो एंड, इसको अभी आगे बताऊंगा ये क्या है। ही क्या है? फिर से सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? फिर से हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब ये रही आपकी। तो इन दोनों को मिला के क्या बोल देंगे? वर्ब बोल देंगे नॉर्मल, ठीक है। टूवर्ड्स अस। देखो यहां पे एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इधर है, एक इधर है, एक ही। अभी आप ये मत बोल देना सर ये 2 सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस वहां पे खत्म होगा जहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप यहां पे लास्ट में लगा है अस के बाद, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है पूरा सेंटेंस है, यहां से यहां तक का पूरा सेंटेंस है एक, ठीक है। और इस सेंटेंस में एक ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और एक ये है। तो एक ही सेंटेंस में 2 क्लोज हैं। कितने हैं? 2 क्लोज। यदि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वो शब्दों को जोड़ने वाला जॉइनिंग वर्ड, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसको एक नाम दिया गया है कंजक्शन। क्या दिया गया है? कंजक्शन, ठीक है। तो ये आपका कंजक्शन है। यदि इसमें मैं एक कंजक्शन और आगे लगा के सेंटेंस को और थोड़ा बड़ा कर दूं और उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ दूं आगे, तो फिर ये सेंटेंस तो एक ही रहेगा इतना लंबा, लेकिन इसमें 1, 2 और तीसरा जो जोड़ोगे वो, अगर उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो 3 इसमें क्लॉज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 क्लॉज। तो सेंटेंस एक ही है लेकिन क्लॉज 3 है। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो ओवरव्यू है वो क्या निकल के आया कि सबसे पहले होते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स से मिलकर आपके बने हैं वर्ड्स। क्या बने हैं? वर्ड्स। वर्ड्स से मिलकर आपके बने हैं फ्रेजेस,
ठीक है, फ्रेज बने हैं। फ्रेज से मिलके बना है आपका क्लॉज। क्या बना है? क्लॉज। क्लॉज से मिलकर के आपके बने हैं सेंटेंसेस। क्या बने हैं? सेंटेंसेस बने हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हमें निकल के आता है। अब ये जो सेंटेंसेस बने हैं, अब ये सेंटेंस बनाने के लिए अभी देखो हमने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया है ना, यहाँ पे राहुल लिखा, फिर इज लिखा। इन वर्ड्स को मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, इनका कुछ नाम है। इनका क्या है? इनका कुछ नाम है। तो इनका जो नाम है, इनके नाम के बेसिस पर ही है ना हम इनको, मतलब नाम जो रखा गया वो कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। अब भैया उसके हिसाब से हमने इसको सेंटेंस में यूज किया। अब देखो, अब यहां पे देखो, ये जो मैंने यहां पे एक सीरीज आपको बताई है, सबसे पहले था अल्फाबेट, फिर बना वर्ड, फिर बना फ्रेज, फिर बना क्लॉज और फिर बना आपका सेंटेंस। तो 5 चरणों से ये होके गुजरा है। लेकिन यहां पे एक चीज और आपको देखनी है, ये जो ए से लेकर जेड तक होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, इनमें आपको 2 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। वो 2 तरह की चीजें कौन कौन सी हैं आप याद कर रहे होंगे, है ना? बताओ क्या है? एक है वोवल, एक है कॉन्सोनेंट। वोवल, वोवल कौन से होते हैं बताओ? वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वोवल। कॉन्सोनेंट ये कौन से होते हैं? ये ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जो भी आपका बचा है वो सब के सब आपके कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। इनको बोलते हैं हिंदी में स्वर और इनको बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन सुना होगा ना आपने, स्वर व्यंजन। भाई ए, ई, आई, ओ, यू, ये भैया ये तो पहली क्लास की बात है, ये तो आने चाहिए आपको। ये भी नहीं आएगा क्या? कॉन्सोनेंट और व्यंजन, है ना, और ये स्वर और व्यंजन, ये तो आपको आने चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो बनके रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम सेंटेंस तक पहुंचते हैं। आप जो सेंटेंस वैसे शाम तक गाते रहते हैं ना, वो ऐसे बना है इन चीजों से मिल करके। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें ना अब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ये अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे मिलेंगे देखने को। देखो हमने यहाँ पे सेंटेंसेस देखे ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे जो राहुल है, अगर आपको आते हैं, अगर मैंने नहीं बोला आपको आते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे राहुल है, किसी का नाम है, तो इसको मैंने एक नाम दिया, इसके काम के बेसिस पे भाई इसको बोलूंगा मैं नाउन। मैंने इज को देखा, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा वर्ब। मैंने ए को देखा, इसको मैं बोलूंगा आर्टिकल। मैंने गुड को देखा तो इसको मैं बोलूंगा एडजेक्टिव, है ना। मैंने बॉय को देखा, इसको मैं फिर से नाउन बोल सकता हूं। मैंने एंड को देखा, इसको मैं कंजक्शन बोल सकता हूं। मैंने ही को देखा, इसको मैं प्रोनाउन बोल सकता हूं। इज को फिर से वर्ब, कमिंग को फिर से वर्ब, है ना। और ये टू वर्ड्स क्या है? ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि डायरेक्शन बताता है किसी की। अस क्या है? वैसे तो प्रोनाउन ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की तरह इस्तेमाल किया है हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है उसमें बहुत सारी चीजें मिलके आपका सेंटेंस जो है तैयार होता है। तो उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है, सेंटेंस को बनाने के लिए। तो हमने ये नाम रखे कैसे हैं, ये इतने सारे नाम हमने रखे कैसे हैं। हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, हमने सेंटेंस लिखा जैसे कि आई एम टीचिंग यू, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो मैंने जो सेंटेंस लिखा है इसमें देखो ये जो है, इसको मैंने कुछ सोच के तो लिखा होगा भाई, इसके काम के बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिखा है भाई इसका ये काम है और मेरे सेंटेंस में ये काम मुझे चाहिए लिखने के लिए, तो मैंने इसको लिख दिया। एम जो है इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा, इसका भी कुछ काम होगा, इसका भी कुछ काम होगा। तो इनके काम के बेसिस पे ही इनका नाम रखा जाता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो हुआ है अभी, है ना, अभी अभी जन्म लिया है, तो कुछ ऐसा काम कर देता है, उसका नाम वो ही धर देते हैं। मान लो भैया हुआ होते होते उसने पत्थर को लुढ़का दिया पांव से, तो उसका नाम बलवंत सिंह रख दिया, है ना। ऐसे कोई हुआ है, उसका वो काला था थोड़ा सा, उसका नाम कल्लू रख दिया। तो ऐसे ही क्या करते हैं हम, नाम रख देते हैं उनके काम के बेसिस पे, है ना। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोगों को वो क्या बोलते हैं, उपलब्धियां, उपाधि दी जाती थी। पहले उपाधि दी जाती थी ना, भाई ये सुल्तान है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ऐसे उपाधि दी जाती थी, ठीक है। तो वो दी कैसे जाती थी? उनके काम के बेसिस पे, बस कुछ ना कुछ ऐसा काम ही तो कर रहे होंगे जो सुल्तान कह रहा है वहां पे, है ना, या फिर महाराजा अधिराज कहला रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाता था, मतलब उनके काम के हिसाब पे ही उनका नाम रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखे गए हैं इनका कुछ ना कुछ काम है अच्छा, और उनके अच्छे काम के बेसिस पे ही इनको हमने क्या दे दिया है, एक नाम दे दिया है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं बोल सकता हूं क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलूंगा या कुछ और बोलूंगा बताओ? प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये निकल के आए हैं, ये जो शब्द है ऐसे ही निकल के आए हैं। मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं कि किस तरह के शब्द आपको, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये 8 टाइप्स के होते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इनको पढ़ते हैं, है ना। अब देखो इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, पार्ट्स मतलब भाग, हिस्से, है ना। ऑफ का मतलब काके की जो भी होता है आपका, स्पीच मतलब सेंटेंस, शब्द, वर्ड, वाक्य है, ठीक है। जो भी आप बोल रहे हैं वो वाक्य है, ठीक। तो वाक्य के भाग, वाक्य के अलग अलग भाग, वाक्य के अलग अलग हिस्से, तो ये हैं वो हिस्से, ऐसे निकल गए हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और इनको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है नाउन। क्या लिखा हुआ है? नाउन। नाउन का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो नाम, इंग्लिश में बोले तो नेम, ठीक है। किसी का नाम, नाउन मतलब नाम, किसी का भी नाम आप देख रहे हैं आसपास, ये सब नाउन है। क्या है? नाउन है। आगे की क्लासेस में और अच्छे से डिफाइन करूंगा, अभी बस थोड़ा सा देख लो क्या है, ठीक है, ताकि आगे आपको ये ना लगे सर ये क्या बता दिया, आज तक देखा ही नहीं है। भाई देखने के लिए तो बेसिक क्लासेस हो रही है आपकी, कि आप देख लो इन चीजों को भी, ठीक है। तो नाउन मतलब नेम। अब नेम तो किसी का भी हो सकता है। क्या सर इसमें किसी बर्ड का नेम आ सकता है? हाँ जी, बर्ड का नेम आ सकता है। सर मेरे दोस्त का नाम आ जाएगा? हाँ भैया, तेरा दोस्त पर्सन के अंदर ही आता है ना, आ जाएगा। अगर आपका दोस्त एनिमल के अंदर आता है तब भी आपका नाम जो है दोस्त का इसी में आएगा, ठीक है। तो कोई भी नाम हो, सर जहां पे मैं रहता हूं उसका नाम, हाँ उसका नाम भी आ जाएगा। सर हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, उनका नाम, हाँ भाई उनका नाम भी आ जाएगा। थिंग्स यानी कि चीजें, ठीक है। प्लेस यानी कि जगह का नाम। तो हम किसी का भी नाम अगर ले रहे हैं, सर मेरे पापा का नाम आ जाए, भैया सबका आ जाएगा। तेरे पापा, मम्मी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, बुआ, भतीजा, सबका इसमें नाम आएगा, ठीक है। अगर धरती पे किसी चीज का नाम है और अगर आप उसका नाम लेके उसको बुला रहे हैं, नाम लेके उसको बुला रहे हैं, नाम लेके उसको लिख रहे हैं, तो वो आपका नाउन है। सिंपली क्या है? नाउन। नाउन कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको मोगली गुट्टी लाके दूंगा, ये पी लो, ये यही है नाउन। कोई फॉर्मूला नहीं है नाउन का। नाउन यही है, ठीक है, यही नाउन है। किसी का नाम ही नाउन है। फिर आता है प्रोनाउन। सर प्रोनाउन हमने बचपन में डेफिनेशन सुनी थी। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम और नाउन को बोलते हैं संज्ञा। सर हमने तो ये डेफिनेशन सुनी थी कि नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो भैया सही सुनी थी आपने। ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, अब जैसे आपका भाई है, आपके भाई का नाम है राहुल। क्या है आपका भाई का नाम? राहुल। चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। राहुल, क्या है आपके भाई का नाम? राहुल है, ठीक है। अब आपने बोला राहुल खाना खा रहा है, नॉर्मली खाना खा रहा है, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा हिंदी से अच्छे में। देखो आपने बोला कि राहुल क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। भाई खा रहा है तो अच्छी बात है, सबको खाना चाहिए, है ना, सभी खाते हैं खाना। तो भाई राहुल खा रहा है खाना, ठीक है। अब ये मुझसे कोई पूछता है भाई राहुल कहां पे है, मैंने क्या बोला? मैंने इसका नाम नहीं लिया, मैंने बोला वो खाना खा रहा है, मैंने बोला वह खाना खा रहा है। मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए, वो या वह। किसकी जगह? राहुल की जगह। मैं इसका नाम भी तो ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं लगा अच्छा। मैंने बोला यार वो तो खाना खा रहा है, लेकिन बात तो मैं राहुल के बारे में कर रहा हूं ना। तो ये जो मैंने, ये क्या है? किसी का नाम है, अभी बोला था नाम क्या है? नाउन। तो नाउन की जगह जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रोनाउन। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं इन दोनों को इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोनाउन को समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का मतलब होता है the word which is used in the place of noun। नाउन की जगह जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द कुछ लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा भंडार लगा पड़ा है, गोदाम के गोदाम है इनके, नहीं। नाउन के कुछ लिमिटेड शब्द हैं। बाकी नाउन का एक पूरा चार्ट है, वो मैं आपको जब नाउन नहीं, प्रोनाउन का पूरा चार्ट है, जब मैं आपको प्रोनाउन आगे समझाऊंगा तो आपको वहां भी अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ऐसे वाले और भी हैं, बहुत सारे हैं आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो नॉर्मली अब आप इनको याद कर लो कि इस तरह के शब्द हमें सेंटेंस में मिलेंगे, तो वो क्या है? वो क्या है बताओ? वो है आपके प्रोनाउन। एक और देखो, मैंने बोला राम हैज कम। भाई मैंने बोला राम हैज कम, ठीक है, राम आ गया है, एंड ही इज स्लीपिंग नाउ, ठीक है। मैंने बोला अभी राम हैज कम, राम आ गया है और वो भी सो रहा है, ही इज स्लीपिंग राइट नाउ, ठीक है। तो मैंने यहां पे राम का नाम लिया, तो ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। लेकिन मैंने इसकी जगह ये ही भी तो इस्तेमाल किया है, ही भी तो इसी के बारे में बता रहा है, तो मैंने नाम की जगह कोई अक्षर इस्तेमाल कर दिया ही, लेकिन है तो राम के लिए ही ना। तो यहाँ पे ये क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जो है ना, वो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का मीनिंग क्या है, कहां से निकल के आया है, कैसे काम करता है। तो थोड़ी बातें आपको बुद्धि में बैठ रही होंगी।
फिर आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है क्या? एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की विशेषता जब हम बताते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज मैं बता दूंगा आपको, भाई किसी की शेप बतानी हो, किसी का कलर बताना हो, किसी का साइज बताना हो, ऐसे नहीं। एडजेक्टिव का मतलब है आप नॉर्मली एक डेफिनेशन मतलब एक वर्ड में समाप्त करो। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। हिंदी व्याकरण तो सीखी होगी कभी ना कभी स्कूल में, हिंदी मीडियम के हो, हिंदी व्याकरण भी नहीं आती क्या? वो तो आनी चाहिए। चलो इंग्लिश तो विदेशों की भाषा है ना, नहीं आती होगी, पर हिंदी तो आनी चाहिए, सुबह शाम तक बोलते हो। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता। तो जब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब विशेषता में सर किसी की अच्छाई भी हो सकती है, किसी की बुराई भी। भाई ये इसकी विशेषता है कि ये बुराई है, तो बुराई भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है। अब जैसे कि ये कमीज है, कमीज तो नहीं है, जैकेट है। इस जैकेट की विशेषता क्या है कि काली है। इस पेन की क्या है? सर ये भी काला है, लेकिन इसकी एक विशेषता और है कि इसको मैं रंग बिरंगा चला सकता हूं, है ना। जैसे कि चश्मे हैं, चश्मे की विशेषता क्या है कि देखो इनकी विशेषता क्या है कि सर ये सर्कुलर शेप में है, राउंड शेप में है ना। तो हर किसी की विशेषता हो सकती है। किसी लड़की ने कुछ पहना हुआ है तो उसकी विशेषता भी लाल, पीला, गुलाबी जैसा भी पहन रखा है, उस कपड़े की विशेषता ये हो जाएगी। वो लड़की छोटी है, लंबी है, मोटी है, कैसी भी है, तो उस लड़की की विशेषताएं ये हो जाएंगी। ठीक है, तो हर चीज की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। अब वो अच्छी हो या बुरी हो वो आप देख लेना। तो इसमें आपके कैसे शब्द दिखाई देंगे जो अच्छा या बुराई बताते हैं किसी के बारे में। जैसे कि कोई ब्यूटीफुल है, क्या है? ब्यूटीफुल है ना। कोई चीज है वो मान लो कि कैसी है, लंबी है, टॉल है, कोई लड़का लंबा है। ठीक है, किसी चीज का कलर हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कलर। तो कलर कैसा है, शेप कैसी है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता के बारे में बताते हैं, कैसा भी ये शब्द दिखे। जैसे मैंने बोला अभी राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड राम की विशेषता है कि वो भी वो अच्छा है। मैंने बोला माई शर्ट इज ब्लैक, माई शर्ट इज ब्लैक, तो ये मेरी शर्ट के बारे में तो बता रहा है कि ये शर्ट ही तो है ब्लैक, है ना। तो ये शर्ट की विशेषता है, क्या है? ये शर्ट की विशेषता है। तो इस तरह से आप ये जो एडजेक्टिव है इसको समझोगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। एडजेक्टिव के बाद आता है आपका एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? देखो वैसे तो इनको मैं डिफाइन करूंगा अच्छे से 10-10, 20-20 क्लासेस में अलग से, लेकिन थोड़ा सा और भी देख लीजिए। ये एडवर्ब क्या करता है? ये जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव के बारे में भी और थोड़ा डिफाइन करता है और अच्छे से बताता है खोल के। वैसे तो एडजेक्टिव और भी बाकी चीजों के बारे में बता देगा, तो एडवर्ब जो है वो और अच्छे से डिफाइन करता है। जैसे मैंने बोला गुड बॉय, मैंने बोला गुड बॉय, भाई अच्छा लड़का है, तो गुड यानी कि एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है। अब मैं बोल देता हूं वेरी गुड बॉय, तो वेरी जो आया ना एक्स्ट्रा, ये गुड के बारे में भी और थोड़ा डिफाइन कर रहा है ना कि भाई गुड कितना गुड, बहुत गुड, वेरी गुड, है ना। तो ये गुड तो क्या है? ये गुड तो एडजेक्टिव है, अभी हमने देखा। तो एडजेक्टिव के बारे में भी जो शब्द और एक्स्ट्रा जानकारी दे दे उसको बोल देते हैं एडवर्ब। क्या बोल देते हैं? एडवर्ब बोल देते हैं। ठीक है, वैसे ये जो एडजेक्टिव है ये किसके बारे में जानकारी देता है? भाई एडवर्ब तो दे रहा है एडजेक्टिव के बारे में जानकारी, और भी चीजों के बारे में देगा एडवर्ब तो, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो फिक्स है, वो सिर्फ या तो नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। बस ये दो ही चीजों के बारे में जानकारी देता है। ये बॉय जो है ना ये आपका नाउन ही है। ठीक है, ऐसे आप इनको समझोगे। हुआ क्लियर थोड़ा बहुत? चलिए, तो एडवर्ब भी आपको मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंदाजा लग गया है कि क्या क्या चीजें हैं। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हमारा तो माइंड ब्लैंक है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। फिर आती है आपकी, देखो इसमें शब्द और बता देता हूं, जैसे कि वेरी आपको देखने को मिलेगा, ट्रू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। वर्ब तो नॉर्मल है, वर्ब माने काम। भैया वर्ब कई तरह की होती है। ठीक है, तो वर्ब में कई तरह की वर्ब्स आती हैं आपकी, बाकी मेन रूप से दो होती हैं। एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, पीछे की क्लास में बताया होगा मैंने आपको। एक होती है आपकी मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है इसी को 3-4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है ना। इसमें आपकी होती है रेगुलर वर्ब, ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बहुत सारी जो है ये आपकी ये मेन वर्ब के अंदर ही पाई जाती हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है दो टाइप की होती है, इसमें एक मॉडल वर्ब्स होती हैं और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो, बस सीख लो थोड़ा सा। प्रीपोजिशन क्या होती है? सर ऐसे शब्द हमने देखे हैं, कैसे? जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, टूवर्ड्स हो गया, देखे है ना भाई, है ना, अबव हो गया, बिलो हो गया। सर ये सब तो बहुत देखे हमने किताबों में, तो बस यही तो है प्रीपोजिशन। भैया ये पोजीशन ही तो बता रहे हैं किसी की, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पोजीशन, पोजीशन ही तो बता रहा है किसी की। ठीक है, इसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन अभी तो पीछे भैया सिखाया था मैंने कंजक्शन के बारे में, कहां गया? ये रहा, देखो
लिखाया था बाकी अच्छे से, ये रहा एंड, इसके बारे में लिखा थे कंजक्शन है, शब्दों को जोड़ने वाला शब्द जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं कंजक्शन। तो ये क्या है आपके, ये कंजक्शन है, ठीक है, जो शब्दों को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, क्लोजेस को जोड़ते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स को ही बोलते हैं आपके कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन, ठीक है। तो इनको बोलते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है, जॉइनिंग वर्ड्स। इसमें कैसे कैसे आते हैं, जैसे बट हो गया, और हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक, और जैसे बिकॉज हो गया, ठीक है, तो आगे जब पढ़ाऊंगा और अच्छे से सिखा दूंगा इनको। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके कंजक्शन में देखने को मिलते हैं। सर इंटरजेक्शन, भाई इंटरजेक्शन कुछ भी नहीं है। इंटरजेक्शन का मतलब है आपके बुद्धि, मन के अंदर, खोपड़िया के अंदर जो आपकी फीलिंग्स चल रही है ना, उन फीलिंग्स को बताने वाले जो शब्द होते हैं। देखो ये शब्द किसी न किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो इंटरजेक्शन में जो शब्द है वो फीलिंग्स के बारे में बताएंगे। भैया मेरा मन तो उदास है, सुना है कभी, एलास सुना है, सोरो सुना है, सुना है नहीं सुना, सुना होगा है ना। तो ये जो क्या है, ये हमारे मन की फीलिंग्स को बताते हैं, हमारे अंदर की फीलिंग्स को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना ही क्या है, बस यही है, एलास, हुर्रे, सोरो, ये शब्द आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये होते हैं वर्ड्स। जो वर्ड्स हैं वो आपके ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको लेके घूमते हैं, ठीक। कोई कुछ कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है, तो यही आपके वर्ड्स के अंदर आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए, तो सभी को समझ में आ रहा है ना भाई साथ के साथ। और अगर कोई इशू आता है तो आपके नीचे ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वीडियो का, तो इस पे कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है हमारी, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपका डाउट है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक पर्टिकुलर क्लास उसी के ऊपर लाके आपको दे दूं, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो एग्जाम है ना, उससे पहले बिल्कुल सब कुछ फिनिश हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, और बाकी हमारी वीडियोस को जरूर देखें। और ये उन बच्चों के लिए हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना, जो बोलते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आता है। मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया है, देखो बिल्कुल बेसिक से, अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है, दूसरी क्लास, ठीक है। आगे आगे देखना होता है क्या, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।